वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे खरपतवार की विशेषताएं यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड यानी एग्रोनॉमी 311 का ये सेकंड टॉपिक है। यानी अब खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों की क्या क्या विशेषताएं होती है। यानी खरपतवारों में फसलों के पौधों की अपेक्षा उगने, बढ़ने, विस्तार, क्षेत्र में फैलाव आदि की क्षमता अधिक पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण खरपतवारों में निम्न विशेषताओं का पाया जाना है। अब ये विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट, बीज उत्पादन अधिक होना, यानी इनमें बीजों का उत्पादन फसल की अपेक्षा अधिक होता है। खरपतवारों में प्रति पौधे बीजों की संख्या अधिक होने के कारण इनका प्रसार बहुत शीघ्रता से होता है। ऐसे में किसान इनका पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर पाता। अब खरपतवारों के बीजों की संख्या कितनी कौन से में कितनी होती है, अब ये देख लेते हैं। बीच में फर्स्ट है गाजर घास और सत्यानाशी। इनमें बीजों की संख्या 5000 के लगभग होती है प्रति पौधा। अमरबेल, इसमें 16000 के लगभग प्रति पौधा बीजों की संख्या होती है। बथुआ में 72000 के करीबन बीजों की संख्या होती है प्रति पौधा। मकोई में होती है 1,75,000 के करीबन प्रति पौधा बीजों की संख्या। और जंगली चौलाई में होती है 1,96,000 पौधे प्रति पौधा बीजों की संख्या पाई जाती है। अब सेकंड कारण है अधिक गहरी जड़ों का होना, यानी इनकी जड़ें हैं वो जमीन में अधिक गहराई तक होती है। जैसे कांस, हिरणखुरी, जवांसा की जड़ें मृदा में 4 से 6 मीटर गहराई तक पाई जाती है, जो जमीन का पोषक तत्व, नमी आदि का अवशोषण कर लेता है, जिससे फसलों को जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम मिलते हैं। अब इसका थर्ड है बीजों की जीवन क्षमता, यानी खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है, यानी ये अंकुरण में फसल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जीवन क्षमता, लंबे समय तक मृदा में पड़े रहने के बावजूद भी इनकी जीवन क्षमता अधिक होती है। जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, हिरणखुरी आदि के बीज 50 वर्ष तक और मोथा के बीज 20 वर्ष तक तथा जंगली सरसों के बीज 30 से 40 वर्ष तक अगर भूमि में पड़े रहने देते हैं तो इसके बावजूद भी वे अंकुरित हो जाएंगे, जबकि फसलों में ऐसा नहीं होता। अब देख लेते हैं 4 नंबर, यानी फसलों के साथ मिलते जुलते होते हैं, यानी फसलों के साथ मिले जुले होना या फसलों जैसे दिखना, जिसे नकलची भी बोल सकते हैं। तो कुछ खरपतवारों के बीज आकार, आकृति, रंग में फसलों के बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। अगर इन्हें अलग से पहचानना बहुत अधिक कठिन होता है, जैसे सत्यानाशी खरपतवार के बीज सरसों में हो तो उन्हें नहीं पहचाना जा सकता। जंगली जई के बीज से आकार व आकृति में अधिक मिलते जुलते हैं, तो अब इन्हें पहचान नहीं सकते, तो इसलिए ये फसलों के साथ नेक्स्ट क्रॉप में चले जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो ये जब बुआई करेंगे नेक्स्ट क्रॉप की तो उसके बीजों में मिले हुए तो होते ही हैं, तो उसके साथ भी बुआई इनकी भी हो जाती है, तो ये इनका अलग बेनिफिट है। अभी नेक्स्ट है 5 नंबर, बीजों पर सुरक्षा आवरण, यानी इन बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है। जैसे बहुत से खरपतवार जैसे सत्यानाशी, गोखरू आदि पर कांटे, सख्त बाल या ऐसे आवरण पाए जाते हैं जिनसे मनुष्य और पशु इनके नज़दीक नहीं जाते। इस तरह इनकी सुरक्षा हो जाती है। 6 नंबर है वानस्पतिक प्रजनन, यानी अगर खरपतवार बीज बनाने में असफल हो जाते हैं तो ये या नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये विभिन्न भागों से जैसे वानस्पतिक भागों से अपना प्रसारण करके नया पौधा तैयार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोथा अपने ट्यूबर से कर लेगा, हिरणखुरी रूट स्टॉक से कर लेगी, ऐसे अलग अलग भागों से नए पादप बना लेते हैं जिससे ये नष्ट नहीं होते।
अभी 7th है हर प्रकार की मृदा में वृद्धि करना, यानी खरपतवार विभिन्न प्रकार की मृदाओं में अम्लीय, क्षारीय और लवणीय, जलमग्न, बंजर भूमि सभी में अपनी वृद्धि कर सकते हैं। विशेष रूप से बहुवर्षीय खरपतवार जैसे कांस, जड़बेरी आदि सभी प्रकार की भूमियों में वृद्धि करते रहते हैं। भारत में खतरनाक ढंग से फैल रहा खरपतवार गाजर घास या पार्थेनियम अम्लीय, क्षारीय, कंकरीली सभी मृदाओं में तेजी से वृद्धि कर लेता है। इसलिए इन्हें अलग से किसी विशेष मृदा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये जहाँ जगह मिलती है वहीं हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट है मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले होते हैं, यानी बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जिनका स्वाद कड़वा और एलर्जिक प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण मनुष्य में विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। जैसे गाजर घास है यानी पार्थेनियम, इसके संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जी और चर्म रोग, एक्जिमा, दमा आदि जानलेवा बीमारियां हो जाती है। इसी प्रकार खरपतवार में पार्थेनिन यानी पार्थेनियम घास में ही पाया जाता है, पार्थेनिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, ये इसी के कारण होता है। और ये कई काल कोक्कल खरपतवार है जो गेहूं का होता है। इसमें अगर 0.5% बीज भी गेहूं के आटे में पीस जाते हैं तो आटा जहरीला हो जाता है। और ये एक है बरू, दूब घास, बथुआ आदि, इनके सभी के परागकण होते हैं वो श्वसन में बाधा पहुंचाते हैं और एलर्जिक होते हैं, यानी इनसे श्वसन संबंधी विकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर अपना शीघ्र प्रकीर्णन, यानी इनका विस्तार बहुत अधिक जल्दी से होता है, ये फैलते अधिक हैं। जैसे खरपतवार के बीजों ये हल्के होते हैं तो वायु के साथ जल द्वारा किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी स्थानांतरित हो जाते हैं। जहाँ जैसे अगर इनका टेस्ट वेट देखेंगे तो जैसे मक्का का 280 ग्राम होता है, मूंगफली का टेस्ट वेट जैसे 500 ग्राम होता है, लेकिन जंगली सरसों और इनके बीजों का टेस्ट वेट होता है 190 मिलीग्राम, यानी इनसे बहुत ज़्यादा कम होता है। इनके अलावा खरपतवारों के बीजों पर पाए जाने वाले हुक जैसी संरचना, बाल जैसी संरचना, कांटे जैसी संरचना, ये संरचनाएं पशुओं के साथ चिपक कर या मनुष्य के साथ चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने में इनका सहयोग करती है। अभी इसकी नेक्स्ट है कीट प्रतिरोधक क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें अधिक पाई जाती है। खरपतवार के पौधों पर कीट और आक्रमण, रोग और कीटों का आक्रमण सहने की क्षमता अधिक पाई जाती है, इसलिए ये इन कीटों व रोगों को शरण भी देने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें फसल से कम नुकसान होता है। नेक्स्ट है खरपतवार फसल प्रतियोगिता यानी क्रॉप वीड कंपटीशन। अब भी देखिए इसमें होता है कि खरपतवार के बीज अंकुरण व पौधों की बढ़वार फसल के पौधों की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक ग्रोथ करेंगे तो इनसे क्या होगा कि खरपतवार अधिक बड़े हो जाएं तो फसल के पौधों को प्रकाश, नमी, पोषक तत्व, पानी आदि के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हें कम मात्रा में मिले, इसलिए इसे कहते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन यानी फसल खरपतवार प्रतियोगिता। ऐसे में वे फसलें जो शीघ्र अंकुरित होकर जड़ें व वानस्पतिक वृद्धि कर सके, जलवायु की प्रतिकूल दशा को सहन कर सके, कम खाद पानी की आवश्यकता हो, उन्हें ही बोना चाहिए, जिससे उन पर खरपतवार के कंपटीशन का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अभी अपना नेक्स्ट है जलवायु का प्रतिकूल प्रभाव से अप्रभावित, यानी खरपतवारों पर जलवायु की दशाओं का अप्रभावित रहते हैं। इन पर जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जब कोई फसलों में भारी हानि हो रही है तो फसलें नष्ट भी हो जाती है, उस टाइम इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अधिकांशतः बहुवर्षीय खरपतवार, जड़बेड़ी, मोथा आदि अगर प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे बाढ़ वगैरह आई हुई है तो उनमें ये अधिक ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है अपना खाद पानी की न्यूनतम आवश्यकता, यानी खरपतवार के पौधों को जल, खाद, पोषक तत्व, पानी आदि की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, इसलिए कम उर्वरक
वाली भूमि, बंजर भूमि, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भी ये अपनी वृद्धि बहुत अधिक कर लेते हैं, जैसे पार्थेनियम घास, मोथा, जड़बेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका अंतिम और लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वन, यानी खरपतवार के बीज तेजी से वृद्धि करते हैं और शीघ्र ही परिपक्व हो जाते हैं और बीजों का निर्माण कर लेते हैं, जैसे गेहूं का फ्लेरिस गेहूंसा या फ्लेरिस माइनर और जंगली जई के पौधे शीघ्र वृद्धि कर लेते हैं और 60 से 70 दिनों में ही बीज उत्पादन कर लेते हैं और अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इनके तेजी से बढ़ने के कारण फसल की बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि ये अपना जीवन चक्र फसल से कई दिन पहले ही पूर्ण कर लेते हैं। अब इसमें एक परिभाषा आई थी टेस्ट वेट की, वो देख लेते हैं। टेस्ट वेट कहते किसे हैं? टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार। अभी टेस्ट वेट किसे कहते हैं? किसी भी फसल के 1000 बीजों का भार क्या कहलाएगा? टेस्ट वेट। और सीड इंडेक्स होती है, वो होती है सीड इंडेक्स होती है 100 बीजों का भार, यानी ये कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। बी सीड यानी टेस्ट वेट किसे कहते हैं या सीड इंडेक्स किसे कहते हैं, तो इनमें डिफरेंस यही होता है। टेस्ट वेट में 1000 बीजों का भार लेते हैं और सीड इंडेक्स में 100 बीजों का भार लेते हैं।